हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देख के जाइएगा। लिटरली गाइस, इस वीडियो से ही आपके परीक्षा में प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और लास्ट तक सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो पहले के कुछ प्रश्न दोस्तों, शुरुआत के जो प्रश्न हैं वे एमसीक्यू टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और बाकी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था। आपके पास इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, भारत। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भारत। 1665 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बना करके भारत भेजा गया था। ठीक है, अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था। तो भाई क्या रहेगा इसका आंसर। अगर किसी विद्यार्थी को पता है तो कमेंट करके बताएगा। कृषि नीति, धार्मिक नीति, उद्योग, राज्य में हस्तक्षेप। तो अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था, ये थी कृषि नीति। कौन सी नीति? जी बिल्कुल, कृषि नीति थी। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था। सर्वत्र मतलब सभी जगह। हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं यानी कि हम इस संसार में सभी जगह शांति चाहते हैं, ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चाचा नेहरू जी का कथन था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संविधान में कितने भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। तो संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कुल 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, याद रखना है। अगला है आपका, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है। शक्तिशाली बनाता है, हमारे अधिकार सुरक्षित करता है, कमज़ोर बनाता है, या फिर उपर्युक्त तीनों इसका सही होगा। तो जाति एवं धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को कमज़ोर बना देता है। क्या कर देता है दोस्तों? कमज़ोर बना देता है। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को हमेशा कमज़ोर बनाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। आगे के प्रश्नों की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष का अर्थ है सैनिक संगठनों से डैश रहना। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? कोई एक शब्द आएगा, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। कौन सा शब्द आएगा? नहीं जानते ना, चलिए बताता हूँ भाई क्या आएगा यहाँ पे। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक संगठनों से अलग रहना। यहाँ पे भरेंगे अलग। ठीक है, क्या भरेंगे भाई? अलग भरेंगे। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है संविधान में दोस्तों? 6 मौलिक अधिकारों की। ठीक है, याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम डैश यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। यहाँ पे भरेंगे पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। डैश की जगह पर सिराजुद्दौला भरा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश के लिए की गई। किसके लिए की गई थी? व्यापार के लिए की गई थी। किसके लिए? व्यापार के लिए। यहाँ पे व्यापार फिल किया जाएगा।
प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है, कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कार्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। किस पुस्तक में? कार्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित करके रखा गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो उत्तर में लिखना है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ओके, पांचवा प्रश्न है आपका, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। किसमें? आनंद मठ में। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है। उत्तर में लिखना है आपको, विविधता में एकता से अभिप्राय लोगों में वेशभूषा, खाना पीना, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों में अंतर होने के बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता का होना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सही से इसका आंसर कैसे लिखना रहेगा, तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विविधता में एकता से अभिप्राय हमने देख लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, सन 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण क्या थे। उत्तर हो जाएगा इसका, सन 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो यहाँ पे कुछ कारण लिखे गए हैं, आप लोग पढ़िए भैया तल्लीनता से। तत्कालीन भारत में राजनैतिक चेतना की कमी एवं एकता का अभाव, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है आंदोलनकारियों द्वारा मुगल बादशाह को भारत का सम्राट मान लेना। जो आंदोलनकारी थे इन्होंने मुगल बादशाह को भारत का सम्राट मान लिया था। विभिन्न आंदोलनकारियों ने एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव, विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव देखने को मिलता था। ब्रिटिश शासन के प्रति सब जगह तीव्र असंतोष का अभाव एवं कुछ लोगों द्वारा शासन का साथ देना। अगला पॉइंट है आपका, विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में होना। फिर अगला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के पास बेहतर हथियार, सेना एवं संचार व्यवस्था का होना आदि। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जो 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, याद रखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए पढ़ते हैं आंसर को। भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति यानी कि हड़प नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र देने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ठीक है, ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर, संतारा प्रमुख थे। ठीक है, मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। ठीक है, एज इट इज इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा। ठीक है, कहानी के रूप में आपको पढ़ लेना है दोस्तों अपनी पुस्तक से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में ना आया हो तो ओके, लेकिन किसी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। या तो इसे याद कर लें या तो आप कहीं और से अगर आपके पास नोट्स वगैरह हों तो नोट्स में पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाए होंगे पहले से। तो अगर नहीं बनाए हैं तो भाई आपकी मर्जी। अस्थाई बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है, उसके क्या दुष्परिणाम हुए। तो उत्तर देखिए इसका क्या है,
इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया था। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी, क्या लेती थी? कर लेती थी, कर वसूल करती थी। लगान न देने पर किसानों का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तर और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। ओके, तो बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन के आंसर। कोई क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर दिए होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, जितना समझ में आया है उतना बेहतर है, काफ़ी है। नॉलेज वही होता है जो समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं से एंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा इस केस में, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग इतनी मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह के मॉडल पेपर की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।